नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हॉट टॉपिक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से बस ठीक पहले बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। योगी कैबिनेट के 2 मंत्री 2 दिन में इस्तीफे दे चुके हैं। 2 मंत्रियों समेत यूपी बीजेपी के 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद आज योगी कैबिनेट के वन्य और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की वजह पिछड़े और दलितों की उपेक्षा ही बताया है, ठीक स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत के तर्ज पर। मौर्य ने भी ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी नहीं लौटेंगे, लेकिन कहां जाएंगे ये अभी सस्पेंस है। हालांकि अखिलेश यादव की वेलकम करते हुए ट्वीट के बाद इसमें कोई खास सस्पेंस रह नहीं गया, लेकिन शायद मौर्य अभी तोलमोल कर रहे हैं। वो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायक चुने गए हरिओम यादव और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह को भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जानकार कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ऐसी रीअलाइनमेंट स्वाभाविक है, लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि कल इस्तीफा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का और आज ही यूपी की एक अदालत ने मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी यूपी सरकार से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। वो 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। ओबीसी राजनीति में अहम माने जाते हैं। साल तक लोगों ने सुख भोगा। दारा सिंह चौहान की मंत्री पद छोड़ने के बाद अखिलेश यादव, जो कि सपा प्रमुख हैं, उन्होंने दारा सिंह चौहान के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर दारा सिंह चौहान का सपा में स्वागत किया है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने, जिस प्रदेश के किसानों नौजवानों के आशीर्वाद से 5 साल तक लोगों ने सुख भोगा, लोगों ने आज उनके दुख का ख्याल नहीं, उनके सुख की चिंता नहीं थी, तब मैंने निर्णय लिया। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर बुधवार को उनके समर्थकों की जबरदस्त भीड़ दिखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी फोटो ट्वीट कर उनका सपा में स्वागत कर डाला, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य फौरन अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। हमारे इस्तीफे का कोई भी स्वागत करेगा, हम उससे धन्यवाद देंगे। हजारों कार्यकर्ता रहे, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे अभी? 14 जनवरी को वो भी तय हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? तो 2 दिन क्या करेंगे आज कल? 2 दिन हम अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से, जो हजारों की तादाद में कल से लगातार आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनकी बात को सुन रहा हूँ, उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। और जो नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनसे टेलीफोन पर संपर्क करके उनसे बात करके उनकी भावनाओं को जानकारी ले रहा हूँ। कल शाम तक मैं अंतिम निर्णय की स्थिति में पहुँच जाऊँगा और 14 जनवरी को उस फैसला को सुना दूंगा। बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछड़ा वोट बैंक की अहमियत समझती है, इसलिए मौर्य को मनाने की जिम्मेदारी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को दी गई है। जब हमने स्वामी प्रसाद मौर्य से केशव प्रसाद द्वारा मान मनोबल पर सवाल पूछा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य चुटकी लेते नजर आए। केशव मौर्य जी भले डिप्टी सीएम है, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं। वो स्वयं बेचारे की हालत में 5 साल बिताए हैं, इसलिए मुझे उन पर तरस आती है। हमें उन पर कुछ नहीं कहना है। दिलचस्प यह है कि इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। सुल्तानपुर की कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। मौर्य को 24 जनवरी तक पेश किया जाना है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। ये 2014 का मामला है, जब उन्होंने मनुवाद की आलोचना करते हुए शादी में गौरी गणेश पूजन से दूर रहने को कहा था। बीजेपी ने भी शाम होते होते सपा और कांग्रेस को झटका दिया। बीजेपी ने सपा के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव और कांग्रेस के बेहट से विधायक नरेश सैनी को तोड़ लिया है। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। चुनाव का वक्त है तो आया राम गया राम होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, साथ में अपने दारा सिंह चौहान को ले आए एक मंत्री, कई विधायक लेके आ रहे हैं। तो उधर बीजेपी भी जोर मारे हुए है। हरिओम यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं, उनको बीजेपी ने शामिल करा लिया है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी क्या होगी? ये सब लोग
आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में भी विरोध होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट कटेंगे, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग और विधायक हैं उनको टिकट देना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम बीजेपी के साथ भी होगी। तो ऐसा नहीं कि भी अंतर कला खत्म हो गई है, चुनाव का आगाज़ हुआ है उत्तर प्रदेश में, कहें तो पिक्चर अभी बाकी है। सहयोगी बिलाल और विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी के बाद रूठों को मनाने का जिम्मा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा गया है। इस्तीफों पर ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस ये आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। तो केशव प्रसाद मौर्य लगे हैं रूठों को मनाने में। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और लोग भी आए हैं। इससे समाजवादी पार्टी की आगे की लड़ाई अब और आसान हो गई है। जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में किसान का भला हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं, हो सकते हैं, उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिली। ये तमाम चीजों को मिलते हुए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनकर के आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इस संभावना पर विचार किया गया और माना यह जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि आखिरी फैसला बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में होगा और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक इस हफ्ते के अंत में हो सकती है। और पंजाब के खरड़ में आज डोर टू डोर कैंपेन करने के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के चलते ये नोटिस जारी किया गया है। केजरीवाल को नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। केजरीवाल ने इस दौरान पंजाब मॉडल के लिए अपने 10 पॉइंट एजेंडे की जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने घर घर जाकर लोगों से बात की है। लोग दोनों पार्टियों से निजात पाना चाहते हैं। पंजाब के खरड़ विधानसभा क्षेत्र के खानपुर गांव में अपनी पार्टी की उम्मीदवार अनमोल गगन मान के लिए घर घर जाकर वोट देने की अपील करते अरविंद केजरीवाल और साथ में आपके पंजाब के संभावित सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। वोटरों से रूबरू होने के अलावा केजरीवाल ने पार्टी को संदेश दे दिया कि प्रचार पर पाबंदी के इस दौर में घर घर मुलाकात ही सबसे सही तरीका है। यहाँ पे हमने डोर टू डोर कैंपेन किया। एक एक घर जाके हम लोगों ने लोगों से बात की। लोग बहुत दुखी हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं और इस बार सब मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव होगा। अभी हमने कई घर किए। मुझे तो लगता है 100% लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का प्रॉमिस किया है। हालांकि पंजाब की सत्ताधारी कांग्रेस को केजरीवाल के इस प्रचार पर आपत्ति है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 तारीख तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह का प्रचार ना करे, उसके ऊपर बैन किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें नोटिस जारी करें और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब मॉडल के लिए अपने 10 पॉइंट एजेंडा की जानकारी दी, जिसमें पंजाब में सरकार बनने पर मुफ्त और 24 घंटे बिजली, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त इलाज, दिल्ली जैसी शिक्षा व्यवस्था, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति, रोजगार के पर्याप्त अवसर,
18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए महीना, शांति और कानून व्यवस्था के साथ बेअदबी के मामलों की जांच और कठोर सजा, खेती के मसले हल करने और व्यापारियों उद्योगपतियों पर रेड राज बंद करने की बात कही गई है। एक मौका लोग इस बार आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। मैं भी बहुत दिन से पंजाब में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मान साहब पंजाब के ही हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है पंजाब की। उन सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है, लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। वैसे तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव घोषित होने से महीनों पहले से ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अब चुनाव प्रचार में तेजी अगले हफ्ते तक जाके आएगी, जब आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली और कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मोहाली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में एक बड़ा उछाल देखा गया है। 24 घंटे के अंदर 27,561 नए कोरोना केसेस आए हैं। कल दिल्ली में 21,259 कोरोना केस मिले थे। 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत भी हुई है और संक्रमण दर अब 26% के पार है। हमारे साथ जुड़े हैं इस पर जानकारी के लिए शरद शर्मा। संक्रमण दर और बढ़ी है शरद, और नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े हैं। कई जगहों पर देखा गया है कि अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है, पर दिल्ली में ये कहा जा सकता है कि मामले अभी बढ़ने पर ही हैं। पर कुछ समय पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था कि मामले कम हो रहे हैं और अगर ऐसा रहा तो जो कड़ाइयां की गई हैं उसमें थोड़ी ढिलाई हो सकती है। बिल्कुल नगमा, और कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बताया था कि जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम हो रही है, जो अच्छी बात है। लेकिन जो डेटा है आज का, वो चिंताजनक बात उसमें ये नहीं है कि केसेस बढ़े हैं। केसेस तो हम सबको पता है कि बढ़ रही हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन की फैलने की रफ्तार जो है वो डेल्टा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बताई गई है। तो केसेस बढ़ना तो तय था, ये तो मान के चल ही रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि आज 40 मौत रिपोर्ट हुई है पिछले 24 घंटे में। आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि पिछले महीने रोजाना जो मौत हो रही थी वो 1 या 0 थी। इस महीने की शुरुआत में भी ये डेटा देखते हैं तो मौत जो थी वो रोजाना 1, 2, 3 ऐसे करके हो रही थी। लेकिन पिछले 3-4 दिन से लगातार 15-20 मौत रोजाना हो रही थी। ठीक है, जो आप सब सही कह रहे हैं कि चूंकि मौतें होने लगी हैं इसलिए ज्यादा डर है, पर यह भी है कि कुछ समय पहले केसेस बहुत कम थे, अब केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो कुल संख्या अगर देखें और उसमें मौत का आंकड़ा देखें तो इसको समझा जा सकता है। और दूसरे, क्या ये साफ है कि ये मौतें जो हो रही हैं वो नए वेरिएंट से हो रही हैं, ये डेल्टा वेरिएंट से हो रही हैं जो भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग भी सबकी अब हो नहीं पा रही है। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि जो डेटा आ रहा है और सरकार जो बताती है, केंद्र सरकार के इतने ओमिक्रॉन केस हैं, ये केवल कुछ केस होते हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाती है। अब ये सरकारें मान चुकी हैं कि ज्यादातर जो डोमिनेंट वेरिएंट है, यानी ज्यादातर केसों में जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन ही है। तो लगभग ये तय ही माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादातर केस के अंदर है। लेकिन क्या ये जो मौतें हो रही हैं इसमें क्या ये डोमिनेंट है या नहीं, इस पर जो है अभी सरकारों की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, इनकी तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन मौत की संख्या बढ़ना ये ज्यादा चिंताजनक बात है, बजाय केस बढ़ने के। केस बढ़ने से लोड तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर मौत ज्यादा होंगी तो फिर इसके बाद ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये वेरिएंट जो है ये असर नहीं कर रहा है। हाँ, बस देखना ये होगा कि कब जाके थोड़ा स्टेबलाइज करेगा ये जो संक्रमण दर बढ़ने के मामले हैं। धन्यवाद आपका शरद, क्योंकि मुंबई में भी ये देखा गया है कि कुछ अब संक्रमण दर जो है वो स्टेबलाइज किया है और दिल्ली में अभी फिलहाल संक्रमण दर 26% के पार है।